विद्यार्थियों, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के आचार्य कवि केशव का। केशव रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी है। केशव का जन्म और उनका कृतित्व ऐसे समय का है जिसे हम ना तो भक्तिकाल कह सकते हैं ना रीतिकाल, लेकिन समालोचकों ने उन्हें रीतिकाल में स्वीकृत करना ज़्यादा उचित समझा और इसीलिए केशव का अध्ययन रीतिकाल के अंतर्गत किया जाता है। केशव का जन्म संवत 1618 में हुआ। इनके दादा और पिता संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। फलस्वरूप इन्हें भी संस्कृत का वातावरण मिला और इनकी भी संस्कृत बहुत अच्छी थी। घर में साहित्यिक वातावरण था, साहित्य का अच्छा माहौल था। पिता एवं दादा साहित्य सृजन में रत थे, जो स्वाभाविक था कि उसका प्रभाव बालक पर भी गिरे और वही प्रभाव बालक केशव पर बचपन से ही गिरा। केशव बचपन से ही साहित्य के प्रति आकर्षित रहे। साहित्य सृजन की उनकी जो आकांक्षा थी वो उनके साहित्यिक कृतियों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कितने साहित्य साधना में रत, कितने साहित्य साधना के प्रति सजग उनका परिवार रहा होगा। केशव रीतिकाल के सबसे प्रमुख आचार्य कवियों में से एक है और उनके यश का कारण है उनकी प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका, जो कि राम कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। केशव ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह की सभा में सभा पंडित थे। चूंकि पिछली क्लास में हमने ये अध्ययन कर लिया था कि रीतिकाल के आचार्य कवि थे वो राजाओं के राजाश्रय में रहते थे और उसके कारण उनको उन राजाओं के यश का गान, उनकी इच्छा के अनुसार काव्य रचना करना, ये सब कार्य करना पड़ता था और ऐसे ही कुछ कार्य केशव को भी करने पड़े। दूसरी तरफ इनके काव्य की समीक्षा करें तो हम ये भी पाते हैं कि केशव का अलंकारों के प्रति, आचार्यत्व के प्रति थोड़ा झुकाव अधिक है। तो इनके काव्य की समीक्षा करने से इन चीज़ों का हमें पता चलता है और इसीलिए कुछ आलोचक इन्हें हृदयहीन कवि, क्लिष्ट काव्य का प्रेत इत्यादि उपमाएं देते हैं, क्योंकि इनके काव्य का भाव पक्ष थोड़ा निर्बल है लेकिन कला पक्ष बहुत अधिक सबल बन पड़ा है। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिनमें प्रमुख रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, रत्नावली, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र इत्यादि प्रमुख है। इन रचनाओं में इनकी अक्षय कीर्ति का गान करने वाली रचनाएं रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिक प्रिया है। रामचंद्रिका में राम कथा को आधार बनाकर लिखी गई रचना है, जो कि एक उत्तम प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। लेकिन प्रबंध काव्य के गुणों के आधार पर, प्रबंधता के आधार पर यदि चित्रण किया जाए या समीक्षा की जाए तो सबसे पहले कि उसमें प्रबंधता के कितने गुण हैं, कितनी कमियां हैं, इस बात पर हमें विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले है रामचंद्रिका में काव्य गुण। रामचंद्रिका का अध्ययन करने से हम पाते हैं कि उसमें सभी काव्य गुण उपस्थित है, चाहे वे माधुर्य है, चाहे प्रसाद है, चाहे ओज गुण है। सभी गुण रामचंद्रिका में हमें देखने को मिलते हैं। दोषों की जहां तक बात की जाए, दोष उस काव्य में कम ही मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनके काव्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, हाँ, लेकिन गुणों को देखते हुए दोष है वो न्यून मात्रा में है, क्योंकि ऐसी कोई रचना नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है
संसार में जिसमें कोई दोष नहीं है, और इसलिए रामचंद्रिका में भी कुछ दोष है, लेकिन उसकी अपेक्षा गुण उसमें अधिक है। रामचंद्रिका में हम देखते हैं कि कवि ने उन सभी परंपराओं का, उन सभी नीतियों का पालन बड़े मनोयोग से किया है। सबसे पहले उन्होंने गणेश वंदना की है। सबसे पहले गणेश वंदना की गई है। गणेश वंदना के साथ साथ सरस्वती वंदना है। सरस्वती वंदना के अतिरिक्त उन्होंने श्री राम की वंदना भी की है। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म के जो नियम है कि सबसे पहले गणेश वंदना की जाए, फिर विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा की जाए, उसकी वंदना की जाए, तो वो क्रम, उस क्रम का निर्वहन उन्होंने किया है। मंगलाचरण भी इसकी जो एक मंगलाचरण प्रबंध काव्य में उसकी एक परंपरा रही है कि काव्य में मंगलाचरण भी किया जाए। वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने काव्य में दी है, उन सब चीज़ों को स्थान दिया है अपने काव्य के अंदर। परंपराओं का निर्वाह पूरी तरह से कवि ने किया है। प्रबंधता के आधार पर इसकी विशेषता ये हो सकती है कथा संगठन। कथा संगठन के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए तो हम पाते हैं कि रामचंद्रिका एक सुंदर प्रबंध काव्य है और कथा में उसकी कहीं भी बिखराव नहीं है। श्री राम की जीवन कथा को लेकर, जीवन कहानी को लेकर इस सारे काव्य की रचना की गई है, सारा कथानक रचा गया है और उन्हीं के जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर, अनेक विषयों को लेकर इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। राम के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा प्राप्त करने, राम के स्वयंवर, वशिष्ठ का अयोध्या में आगमन, राम लक्ष्मण का वशिष्ठ के साथ वनगमन, कैकेयी का दशरथ से वचन मांगना, राम को वनवास होना, भरत का अपनी माता को बुरा भला कहना, सीता का हरण, रावण से युद्ध, हर तरह से कथा में एक जुड़ाव है। कथा एक सुसंगठित कथा लगती है। बिखराव उसमें हमें कहीं भी नहीं दिखाई देता। बिखराव की उसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कवि केशव आचार्य हैं और इस प्रबंधता में वो पूरे पारंगत हैं। कथा में बिखराव होने का प्रश्न ही इस संबंध में नहीं उठता। अगली दूसरी जिस आधार पे उसके गुणों की समीक्षा की जाए, गुण जो है इसमें जिन गुणों को देखा जाए, प्रबंधता का क्या आवश्यक तत्व है, वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। कुछ आलोचकों का मानना है कि केशव ने प्रकृति चित्रण उतना सटीक नहीं किया है जैसा उन्होंने करना चाहिए। इस बात से कुछ सहमति दिखाई जा सकती है, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो चित्रण कवि केशव ने किया है वह भावपूर्ण है। उसमें वैसी किसी कमी को नहीं दिखाया जा सकता जिससे ये प्रश्न खड़ा किया जाए कि रामचंद्रिका एक उत्तम काव्य नहीं है या उत्तम प्रबंध काव्य नहीं है। ऐसा कोई भी प्रश्न इस प्रकृति चित्रण को देखकर नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ आलोचक अवश्य ऐसा मानते हैं कि सीता के हरण के बाद जो वर्णन कवि के द्वारा किया जाना चाहिए था, राम के विलाप का, राम के दुख का, सीता के दुख का, वैसा वर्णन कवि नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये सब ऊपरी बातें हैं। कवि का वर्णन पूर्णतया भावपूर्ण कहा जा सकता है। अगली इसकी विशेषता है भावात्मक चित्रण। भावात्मक चित्रण। आलोचकों का मानना है कि कवि केशव ने भावात्मक चित्रणों को कम स्थान दिया है, या यूं कहें कि वैसा भावपूर्ण चित्रण वो नहीं कर पाए हैं जैसा उन्होंने करना चाहिए था। चाहे वह जटायु की मृत्यु का है, चाहे वह समय
दशरथ के निधन के बाद, दशरथ की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार का है, चाहे वह रानियों का विलाप है, चाहे राम का अयोध्या से वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा का विलाप है, चाहे सीता के हरण के बाद राम का विलाप है। लेकिन इन प्रसंगों में मार्मिकता का इतना अभाव भी नहीं कहा जा सकता कि जिसे देखकर ये लगे कि किसी भी तरह से कवि की प्रबंधकता में कोई कमी है। हाँ, इतना अवश्य ये कहा जा सकता है कि उसमें भावों की कुछ उत्कृष्टता को और बढ़ाया जा सकता था, जिसमें कि कवि थोड़े से पीछे रहे। लेकिन आलोचकों ने इस बात को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा है। लेकिन फिर भी प्रबंधकता की जो बात है, प्रबंधात्मकता की, उसमें रामचंद्रिका किसी भी तरह से पीछे नहीं है, किसी भी तरह से नीचे नहीं है। उसकी प्रबंधात्मकता पे किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। समीक्षा की जब बात आती है तो उसमें गुण और दोष दोनों ही देखे जाते हैं। तो यहाँ हम रामचंद्रिका के दोष, उनकी भी समीक्षा कर लें जो अधिक समीचीन होगा। रामचंद्रिका के दोषों की जहाँ तक बात है, उसमें आलोचक कुछ दोष बताते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है भावपूर्ण मार्मिक चित्रों का अभाव। भावपूर्ण मार्मिक चित्रों का अभाव। भावपूर्ण मार्मिक चित्रों का अभाव, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी भावपूर्ण मार्मिक चित्रण नहीं आया है। जैसे राम का विधवा धर्म का वर्णन करना, दान विधान का वर्णन करना, राजश्री का वर्णन करना, निंदा का वर्णन करना, राम विरक्ति का वर्णन करना, सत्यकेतु का वर्णन करना। इन सब का जो वर्णन जहाँ भी आया है, वहाँ आलोचक मानते हैं कि केशव वैसा वर्णन नहीं कर पाए जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। उसमें वो थोड़े से कमजोर रह गए, और इस बात को कुछ हद तक स्वीकार भी किया जा सकता है। दूसरी बात है प्रसंगों की असंबद्धता। प्रसंगों की असंबद्धता। आलोचकों का मानना है कि प्रसंग है वो असंबद्ध है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। उन प्रसंगों में आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। जैसे विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन, कुछ प्रसंग है वो इतने बड़े बना दिए गए जिसमें इस प्रसंग को लिया जा सकता है कि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन है वो 27 छंदों में किया गया है। और इसी तरह का सरयू का वर्णन है, इसी तरह से राजा दशरथ का वर्णन है, अयोध्या का वर्णन है, उद्यानों का वर्णन है, गोदावरी का वर्णन है, त्रिवेणी का वर्णन है, भारद्वाज ऋषि का वर्णन है, जलशाला, गंधशाला, गौशाला, घुड़शाला इत्यादि का जितना भी वर्णन जहाँ जहाँ भी आया है, उस वर्णन को केशव ने इतना बढ़ा दिया है, इतना लंबा कर दिया है कि उससे पाठक उकताने लगता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिनको उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। जैसे दशरथ की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए भरत और शत्रुघ्न को केवल वल्कल वस्त्र धारण करके जाने की जो बात कही गई है, वो एक ही छंद में कह दी गई है। उस एक छंद की 2 पंक्तियों में ही वो सारी बात स्पष्ट कर दी गई है कि किस तरह से दोनों भाई पिता के अंतिम संस्कार के लिए वल्कल वस्त्र धारण कर जाते हैं। राम का विलाप भी इसी तरह का एक प्रसंग है जिसमें भी बहुत कम वर्णन और कई जगह पर तो मात्र संकेत देकर ही छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से प्रसंगों की असंबद्धता के कारण भी कुछ आलोचक इस विशाल ग्रंथ की आलोचना करते हैं। इसी तरह से है वर्णन विस्तार के प्रति रुझान की बात।
वर्णन विस्तार के प्रति रुझान, वर्णन विस्तार के प्रति रुझान। कवि का रुझान वर्णन विस्तार के प्रति खूब रहा है। जैसा कि हम पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन 27 छंदों में किया गया है और बड़ा विस्तार से कई प्रसंग बताए गए हैं, कई प्रसंगों को बड़े विस्तार से कहा गया है। तो वर्णन विस्तार के प्रति झुकाव कवि का बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन हम इस पूरे समीक्षा से, पूरे बात से, पूरे वर्णन से, वृत्तांत से कहीं ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि केशव की रामचंद्रिका में प्रबंधता का गुण नहीं है। प्रबंधता का गुण उसमें विद्यमान है और वो एक उत्तम श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। दूसरी जिस बात के लिए आचार्य केशव साहित्य जगत में प्रसिद्ध है या उनकी रामचंद्रिका प्रसिद्ध है, वो है उनकी संवाद योजना। केशव अपनी संवाद योजना में साहित्य जगत में बड़े प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका में अनेक प्रकार के संवाद आए हैं, जिसके लिए कवि को पर्याप्त ख्याति भी मिली है। साहित्यालोचकों ने उन संवादों को अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग भागों में विभक्त किया है, उनका वर्गीकरण किया है। विद्यार्थियों, हम ये देख सकते हैं, ये अध्ययन करने की दृष्टि से उनको विभागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि संवाद कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं और रामचंद्रिका में किस किस प्रकार के कौन कौन से संवाद आए हैं। सबसे पहले है गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद, गद्यात्मक संवाद वे संवाद होते हैं जो कथानक को गति देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे आगे ले जाते हैं। गति देने वाले संवाद गद्यात्मक संवाद कहलाते हैं। जैसे रावण वाणासुर संवाद, मारीच रावण संवाद, इन संवादों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ये ऐसे संवाद है जो कथानक को आगे बढ़ाते हैं, उसमें गतिशीलता, ऐसे संवादों में पर्याप्त गतिशीलता विद्यमान रहती है। जैसे मारीच रावण संवाद या रावण वाणासुर संवाद, इन संवादों को रामचंद्रिका में ऐसे ही संवादों की श्रेणी में आलोचकों ने रखा है। दूसरे प्रकार के संवाद हो सकते हैं चरित्रोद्घाटक। चरित्रोद्घाटक संवाद, ये वो संवाद है जो किसी पात्र के चरित्र का उद्घाटन करे, उसके चरित्र को बताए, उसके चरित्र को दिखाए कि उसका चरित्र कैसा है, वो कैसे हैं, किस प्रकार के व्यक्तित्व है उनका। वो संवाद चरित्रोद्घाटक संवाद कहलाते हैं। जैसे जनक विश्वामित्र संवाद, जनक विश्वामित्र संवाद। इसी तरह से है वामदेव परशुराम संवाद। ये कुछ ऐसे संवादों के उदाहरण हैं जो उनके वक्ताओं के, बोलने वालों के चरित्रों का उद्घाटन करते हैं। उनके चरित्रों का पता चलता है कि वो उनका चरित्र कैसा है, वो कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं। इसी तरह के संवाद कुछ है, राम परशुराम संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, उनसे भी उनके चरित्रों का पता चलता है। तो ऐसे संवाद जो चरित्रों का उद्घाटन करे वो चरित्रोद्घाटक संवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार अगला संवाद का प्रकार है पूर्व घटना संवाद। पूर्व घटना संवाद, विद्यार्थियों, ये वे संवाद है जिससे किसी पूर्व की घटना का पता चले, पूर्व की घटना का ज्ञान हो, वे ऐसे संवाद हैं। और इन संवादों से कथानक में विवरणात्मकता आ जाती है, उसमें विवरण है थोड़े बढ़ जाते हैं। जैसे इस संवाद की श्रेणी में रखा जाए भारत के कई संवाद। भारत के कई संवाद है
वो पूर्व घटना संवाद है, जिसमें पूर्व में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है, पूर्व में घटी हुई घटनाओं का संकेत मिलता है। क्योंकि भरत जी हैं वो अपने ननिहाल गए हुए हैं, पीछे से के कई राजा दशरथ से अपने वचन मांग लेती है कि मुझे मेरे 3 वचन दे दीजिए, और उन वचनों के एवज में वह भरत को राजगद्दी और रामचंद्र जी को वनवास के रूप में मांगती है। तो उन घटनाओं का जिक्र एक बार पुनः जब भरत वापस अयोध्या लौटते हैं तब होता है, इसलिए इन संवादों को पूर्व घटना संवाद की श्रेणी में रखा गया। चौथा प्रकार संवादों का हो सकता है प्रश्नोत्तरी संवाद। ये ऐसे संवाद हैं जिसमें 2 वक्ताओं के बीच प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। जैसे हनुमान रावण संवाद, अंगद रावण संवाद। हनुमान और अंगद दोनों ही लंका में जाते हैं, उनकी रावण से बात होती है, संवाद होता है। रावण को नहीं पता कि ये कौन है, दोनों अलग अलग समय में जाते हैं, अलग अलग समय में दोनों का वार्तालाप होता है। रावण उनसे प्रश्न पूछता है, वे दोनों उसका उत्तर देते हैं। तो ये जो प्रश्नोत्तरी संवाद है उनके बारे में पूछता है, रे कपि कौन तू, उस पर जो उत्तर आता है वही उत्तर प्रश्नोत्तरी, वो जो संवाद है, वो जो बातचीत है, वो प्रश्नोत्तरी संवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला जो संवाद का प्रकार है वो है व्यंग्यात्मक संवाद। व्यंग्यात्मक संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद के अंतर्गत वे संवाद आते हैं जहां संवाद में, बातचीत में किसी व्यंग्य का पता चले, किसी व्यंग्य की झलक मिले। जैसे अंगद रावण संवाद, अंगद रावण संवाद। जब अंगद रावण के दरबार में गए तो उनसे रावण का जो संवाद हुआ उसमें एक दूसरे के ऊपर उन दोनों के ही द्वारा व्यंग्य किया गया। रावण उन पर व्यंग्य करना चाहता है, कटाक्ष करना चाहता है और कहता है कि हे अंगद, तुम तो उस बाली के पुत्र हो जिसको राम ने मार दिया और अभी उसी के दूत बनकर तुम आए हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो उनका कर्तव्य था वो उन्होंने किया, जो मेरे पिता ने जो अनर्थ किया उसका दंड उन्हें भोगना पड़ा, लेकिन अब इस तरह से तुम किसी भी तरह से इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन तुम हो कौन, मेरे पिता ने तुम्हें अपने काख में दबा कर रखा था, तुम तो उनकी काख से छूट नहीं सके, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो इस तरह की जो संवाद है जिसमें व्यंग्य किया जा रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, या कहें कि व्यंग्यात्मक संवाद जिसमें हम लक्ष्मण परशुराम संवाद को भी शामिल कर सकते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसे भी व्यंग्यात्मक संवादों में शामिल किया जा सकता है। राजा जनक की सभा में जब श्री राम ने शिव धनुष उठाया तो उठाते ही जैसे ही उसकी प्रत्यंचा वो चढ़ाने लगे, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। चूंकि धनुष भगवान शिव का था, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में एक तरह से बड़ा तूफान आ गया, हाहाकार मच गई। और इस हाहाकार का पता परशुराम जी को लगा, जो कि परम शिव भक्त थे। वो तुरंत उस सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने सब राजाओं को संबोधित करके जोर जोर से क्रोध में बोलना शुरू कर दिया। उन्हें क्रोध में बोलते हुए देखकर लक्ष्मण जी भी उनके सामने उपस्थित हो गए और अपने व्यंग्य बाणों की बौछार उन पर कर दी। दोनों का संवाद इसी तरह का कुछ व्यंग्य से भरा हुआ संवाद है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो संवाद है वो व्यंग्यात्मक संवादों की श्रेणी में आते हैं। अगला संवादों का प्रकार हो सकता है कूटनीतिक संवाद। कूटनीतिक संवाद, कूटनीतिक संवाद
की श्रेणी में भी अंगद रावण के संवाद को रखा जा सकता है, क्योंकि रावण यहाँ कूटनीति से काम लेना चाहता है। वो उस अंगद को उकसाना चाहता है कि जिस राम ने तेरे पिता का वध किया था तू उसी का दूत बनकर आया है, और इस तरह से कूटनीति से काम वो लेना चाहता है, लेकिन अंगद उसकी बातों में नहीं फंसते। अतः इन संवादों को कूटनीतिक संवादों में शामिल किया जा सकता है, कूटनीतिक संवादों की संज्ञा दी जा सकती है। अगला संवादों का प्रकार है भावानुकूल संवाद। भावानुकूल संवाद अर्थात वे संवाद जो भावों के अनुकूल हो, जैसे भाव है वैसे उसके अनुकूल उन संवादों को रखा जाए। जैसे परशुराम राम लक्ष्मण संवाद। परशुराम राम लक्ष्मण संवाद प्रसंगानुकूल संवाद है, क्योंकि जैसा प्रसंग था, परशुराम परम शिव भक्त थे, अतः शिव धनुष टूटने पर उन्हें क्रोध आना स्वाभाविक था, उनका क्रोध में बोलना स्वाभाविक था। अपने कुल और भ्राता का अपमान देखकर, इस तरह से योद्धाओं को ललकारते हुए देखकर लक्ष्मण जी का भी क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो क्रोधी प्रकृति के थे। लेकिन राम जो कि एक उच्च कुल से संबंध रखते थे और राजकुमार थे, अपने राज्य के सबसे बड़े वहाँ पर प्रतिनिधि थे, भविष्य के शासक थे, राजा थे, उन्हें अपने सौम्य स्वभाव का प्रदर्शन करना वहाँ आवश्यक था। तो वैसा उन भावों के अनुकूल, उस परिस्थिति के अनुकूल ही उन संवादों को रखा गया था। तो भावात्मक संवाद के दृष्टि से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उच्च श्रेणी के संवाद है। परिचयात्मक संवाद अगला प्रकार है परिचयात्मक संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अतिरिक्त कुछ ऐसे और भी संवाद हैं जिसमें परिचयात्मक संवादों की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे जनक विश्वामित्र हनुमान। जनक विश्वामित्र हनुमान इत्यादि के संवाद। विश्वामित्र जी का अपना परिचय देना, जनक जी का अपना परिचय देना और हनुमान जी का अपना परिचय देना, इससे संबंधित जो संवाद है वो परिचयात्मक संवाद के अंतर्गत आते हैं। जहाँ परिचय दिया जाता है वो संवाद परिचयात्मक संवाद, अपने संबंध में जहाँ परिचय दिया जा रहा है, परिचय बताया जा रहा है, वो परिचयात्मक संवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार है नाटकीय संवाद। नाटकीय संवाद ऐसे संवाद जिससे काव्य में नाटकीयता आए। केशव के काव्य में पर्याप्त नाटकीयता हमें दिखाई देती है और उनके संवाद भी नाटकीयता से भरे हुए हैं। अगला प्रकार है आध्यात्मिक संवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काव्य में संवादों में आध्यात्मिकता का पुट भी हमें दिखाई देता है। ऐसे संवादों में राम वशिष्ठ संवाद है, वो आध्यात्मिक संवादों के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि उनमें आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, इनके बारे में जो भी बातचीत की गई है वो आध्यात्मिक संवाद के अंतर्गत आती है। ये तो थी विद्यार्थियों केशव की संवाद योजना, और संवाद योजना के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि उनकी संवाद योजना उत्कृष्ट है। जितने प्रकार के संवाद आलोचकों ने बनाए हैं, जितनी उनकी श्रेणियां बांटी है, लगभग वो सभी प्रकार के संवाद रामचंद्रिका में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार उनकी अलंकार योजना भी अपने आप में विशिष्ट है। केशव की अलंकार योजना की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें श्लेष, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, गूढ़ोत्तर, पिहित, विरोधाभास, यथासंख्या, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, उद्दात, वाचस्पति और काव्यलिंग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। श्लेष के लिए तो वो विशेष प्रसिद्ध है, उन्होंने लगभग 5-5 अर्थों के श्लेष भी लिखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल के
महत्वपूर्ण आचार्य और कवियों में केशव का ऊंचा स्थान है और उन्हें उनके कार्य के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे महाकवि बिहारी का। धन्यवाद।